दोस्तों, एक जवान खूबसूरत लड़की अपनी शॉपिंग मॉल में काम करते हुए अपनी छुट्टी पर घर जा रही होती है। जब वो अपने घर नहीं पहुंचती है और रास्ते में कहीं गायब हो जाती है, तो घर पर बहुत हड़कंप मच जाता है। आसपास के घर वाले और रिश्तेदार और पड़ोसी सब मिलकर उस बेटी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे अपने स्तर से ढूंढते हुए 22 से 25 दिनों का वक्त गुजर जाता है। और उसके बाद जब इस 22 दिनों के बाद एक खबर उस लड़की के बारे में निकल कर सामने आती है, तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई आज के समय में हम कैसी विकृत मानसिकता वाले समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर रिश्तों का कोई मोल ही नहीं बचा है। लोग किसी के साथ कुछ गलत करने में कुछ सोचते भी नहीं है और गलत कर जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि क्या हुआ था उस बच्ची के साथ, क्यों लोग इतना परेशान हो गए और कैसे इस पूरी घटनाक्रम में एक-एक करके चीजें खुलती चली गई। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी से आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो वाकई दिल को दहला देगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना घटी है गोरखपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिला में एक थाना लगता है जिसका नाम है गोला। इसी गोला थाने के एक गांव में, जिसका नाम विष्णुपुर है, एक परिवार रहता था। उस परिवार में जयप्रकाश गुप्ता, उनकी पत्नी, उनकी दो बेटियां रहती थी। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता रहता है तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में सिर्फ जयप्रकाश गुप्ता और उनकी दो बेटियां ही बची थी। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा, और पिता ने अपने बल पर अपने स्तर से प्रयास करते हुए अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, और अब उस परिवार में सिर्फ एक पिता और उसकी 22 वर्षीय बेटी ही रह रहे थे। पिता की उम्र करीब 55 साल के आसपास थी और बेटी करीब 20-22 साल के आसपास थी। धीरे धीरे पिता की उम्र बढ़ रही थी और बेटी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। तो उसने ये कहा कि पिताजी, मैं इस जगह पर रहकर काम तो नहीं कर सकती, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर काम करूँ और आपकी आर्थिक स्तर को सुधारने में थोड़ा प्रयास करूँ, थोड़ी मदद करूँ, और हमारी भी जीवनचर्या और हमारी भी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी चेंज हो जाए। जब पिता ने इस बात की अनुमति दे दी, तो बेटी अपने पिता के घर से निकलकर शहर के एक रिश्तेदार के घर रहने चली जाती है, और वहीं पर रहते हुए वो एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगती है। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। जब भी बेटी को छुट्टी मिलती थी तो वो अपने पिता के पास अपने घर आ जाया करती थी। फिर एक रोज 24 जुलाई 2024 की शाम को बेटी ने अपने पिता की मोबाइल पर कॉल किया और ये कहा कि पिताजी, आज मेरी छुट्टी होने वाली है, तो मैं आपके घर आ रही हूँ। आप खाना बनाकर रखिएगा, हम दोनों साथ में खाएंगे। पिता भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद बेटी जब अपने दफ्तर से, अपने शॉपिंग मॉल से बाहर निकलकर घर पहुंच रही होती है, तो वो तय समय पर घर नहीं पहुंच पाती है। इधर जब पिता अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर इंतजार कर रहा होता है और बेटी जब वक्त पर नहीं पहुंचती है, तो पिता ने उसके मोबाइल पर कॉल मिलाना शुरू किया, लेकिन वो कॉल भी नहीं लगती है। इसके बाद हैरान परेशान पिता अपनी दूसरी बेटी के पास कॉल करता है और अपनी बेटी से ये कहता है कि प्रिया अभी तक घर नहीं पहुंची है और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। उसके बाद जयप्रकाश की दूसरी बड़ी बेटी अपनी बहन के पास फोन मिलाना शुरू करती है, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद थक हार कर दामाद जी ने भी फोन मिलाना शुरू किया, तो दामाद जी का भी फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद धीरे-धीरे करके जब वक़्त गुज़रने लगता है और अगला दिन आ जाता है, तब भी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती है और फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। तब जयप्रकाश जी ने अपनी बेटी के पास कॉल किया और ये कहा कि मैं सब समझ चुका हूँ कि आखिर मेरी बेटी को किसने गायब किया है और इस काम में किसका हाथ है। तो तुम अपने पति सुनील से ये कह दो कि अगर मेरी बेटी शाम तक मेरे घर नहीं पहुंची, तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा और कंप्लेन कर दूंगा। जब इस बारे में बेटी ने ये सुना कि उसका ही पिता अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर करने जा रहा है और अपनी बेटी के अपहरणकर्ता के रूप में एक दामाद को समझ रहा है, तो बेटी ने अपने पिता को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन पिता कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। दरअसल सुनील कुमार और साली प्रिया के बीच में जो हंसी मजाक का दौर चलता था, पिता उसे कुछ और ही समझ चुका था, और उसका शक धीरे धीरे करके गहराने लगा था। जब बेटी प्रिया अपने जीजा के साथ हंस खेल कर बात किया करती थी, उनके साथ घूमने चली जाया करती थी, तो पिता ने इस बात को किसी और ही नजरिए से देखा। इसके बाद बेटी ने अपने पति से ये कहा कि अगर आप प्रिया के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए, वरना पिताजी एफआईआर करने जा रहे हैं और आपका नाम वो सबसे प्रमुख अभियुक्त के तौर पर बताएंगे।
इधर जब सुनील ने ये सुना कि उसके ही ससुर उसके खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं, तो सुनील ने अपने ससुर को कॉल किया और सारी बातें बताई, उन्हें समझाया और ये कहा कि आप गलत समझ रहे हैं, हमारा और प्रिया का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है और मैं हर दूसरे जीजा की तरह नहीं हूँ कि अपनी ही साली के साथ अवैध संबंध बना लूं और अपनी पत्नी की जिंदगी खराब कर दूं, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ डालूं। इस प्रकार से कहकर जब दामाद ने अपने ससुर को समझाया, तो ससुर भी शांत हो गए। लेकिन सवाल अब भी वही था कि बेटी गई कहाँ और उसके साथ हुआ क्या है। कोई फोन नहीं मिल रहा था, कोई सूचना नहीं मिल रही। इधर जब दामाद जी अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से सारा किस्सा बताते हैं और ये कहते हैं कि इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। और इस बारे में जब पत्नी ने पूरा विश्वास जता लिया कि वाकई उसका पति बेगुनाह है, सुनील ने कुछ नहीं किया है, इसके बाद सुनील, बेटी राधा और उसका पिता जयप्रकाश, ये तीनों मिलकर अपनी छोटी बेटी प्रिया को ढूंढने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इधर उन लोगों ने पुलिस से इस सारे मामले को छुपाए रखा ताकि उनकी समाज में कहीं बदनामी न हो जाए। और इधर दामाद भी बहुत परेशान था। तो जब ये तीनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे और उसका फोन लगातार स्विच ऑफ ही जा रहा था, तो एक दिन 14 जून 2024 की शाम को जयप्रकाश ने अपनी बड़ी बेटी राधा के मोबाइल पर कॉल किया। तो जब बड़ी बेटी राधा ने फोन उठाया और पिता से ये पूछा कि क्या राधा मिल चुकी है, तो इसके जवाब में जयप्रकाश बहुत तेज रोने लगता है और चीख चीख कर ये कहने लगता है कि प्रिया अब कभी घर नहीं आएगी और मैंने प्रिया का कत्ल कर दिया है। इसके बाद जब बड़ी बेटी राधा इस बात को सुनती है तो वो बहुत चौंक जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने पिता से ये पूछती है कि क्या आप समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आपने प्रिया का कत्ल क्यों किया। तो इसके जवाब में जयप्रकाश जो बातें कहता है उसे सुनकर राधा भी स्तब्ध में रह जाती है। जयप्रकाश ने ये कहा कि राधा, मेरी बेटी प्रिया बहुत गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि तुम ऐसी हरकतें मत करो, दूसरे लड़कों से बातचीत मत करो और तुम्हारा चाल चलन बिगड़ रहा है, उसे सुधार लो। लेकिन प्रिया कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और अंत में एक दिन गुस्से में आकर मैंने ही अपनी बेटी प्रिया की हत्या कर दी है। और जब राधा ने इस बात को सुना तो बहुत परेशान हो गई। उसने उसने तत्काल फोन काटा और अपने पति सुनील से इस बारे में बात की। जब सुनील ने इस बात को सुना कि उसके ही ससुर ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है, तो सुनील भी बहुत परेशान हो गया और सुनील ने तत्काल अपने एक दोस्त विनोद के नंबर पर कॉल लगाया और विनोद से पूछा कि ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है और हमारे ही ससुर ने हमारी ही साली की हत्या कर दी है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो उसके बाद सुनील के दोस्त विनोद ने कहा, तुम सीधे जाकर पुलिस को सारी सूचना की जानकारी दे दो, वरना ये हत्या का मामला है और तुम सबूत को छुपाने के आरोप में और इस हत्या को छुपाने के आरोप में कल बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तुम्हारे ससुर जी तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए तुम इस अपराध के बारे में पुलिस को इत्तला कर दो। जब सुनील ने ऐसा सुना तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और जब पुलिस आती है और ससुर को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है और ससुर से सख्ती से पूछताछ करती है, तो उसके बाद ससुर ने जो कहानी बताई वो हिला कर रख देगी। इसके बाद जब थाने में जयप्रकाश गुप्ता रोने लगता है और पुलिस की मार से डर जाता है, तो उसने पुलिस को ये बताया कि जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, जब मेरी पत्नी गुजर गई थी, तो उस समय मेरी दो बेटियां थीं जिनकी उम्र करीब 12 साल और 10 साल। ये दोनों बच्चियां मेरे ही सहारे पल रही थी और जब ये धीरे धीरे करके जवान होने लगी, तो मैंने बड़ी बेटी राधा के लिए रिश्ते की तलाश की। मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर इसी बीच मुझे गांव के एक लड़के के बारे में पता चला जिसका नाम सुनील था। मुझे पहली ही मुलाकात में ये लड़का अच्छा लगा और इसका काम कारोबार भी अच्छा चल रहा था। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी राधा की शादी सुनील के साथ कर दी और राधा अपने ससुराल चली गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरी छोटी बेटी ही रहती थी, जो कि धीरे धीरे करके जवान हो रही थी। फिर एक रोज जब जयप्रकाश अपनी दुकान से वापस आ रहा होता है, तो ये देखता है कि उसकी छोटी बेटी रिया बाथरूम में नहा रही होती है और बाथरूम का दरवाजा खुला ही था। इसके बाद जब बाथरूम से नहाकर प्रिया बाहर निकलती है तो उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे और उस भीगे हुए कपड़े में प्रिया का पूरा मदमस्त बदन साफ नजर आ रहा था। जिस चीज को देखकर पिता जयप्रकाश की नीयत पहली बार में ही खराब हो जाती है, क्योंकि प्रिया बहुत खूबसूरत थी और कमसिन कच्ची कली थी। भीगे कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और जब प्रिया को ऐसे हालत में उसका पिता जयप्रकाश देखता है, तो उसकी नजर बिगड़ जाती है और वो ये तय कर लेता है कि वो अपनी बेटी के साथ अवैध शारीरिक संबंध जरूर बनाएगा। वो अपनी बेटी से उस समय तो उस मामले में कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर जाता है
और एक बार जब पिता अपने काम से वापस अपने घर लौटता है और ये देखता है कि बेटी अपने घर में अकेली है और नहा धोकर बाहर आई हुई है, तो उस समय पिता की नीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन जब बेटी ने पहली बार अपने पिता को इस रूप में देखा तो वो बेहद डर जाती है, चौंक जाती है और वो चिल्लाने लगती है और अपने पिता को रोकने का भरपूर प्रयास करती है। लेकिन जयप्रकाश जिसके ऊपर काम हावी हो चुका था, जिसके ऊपर हवस हावी हो चुकी थी और उसके ऊपर पाप का कुछ ऐसा भूत सवार हो चुका था कि वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी में कोई फर्क ही नहीं समझ रहा था। दरअसल आज वो अपनी हवस को पूरा कर लेना चाहता था और इस चीज को सोचकर जयप्रकाश ने अपनी ही छोटी बेटी प्रिया के साथ जबरन अवैध शारीरिक संबंध बना लिए। और एक बार जब ये अवैध संबंध का सिलसिला उसने अपनी बेटी के साथ बनाया, तो उसका जब भी जी करता था, वो अपनी बेटी के साथ रेप किया करता था, अपनी बेटी के साथ शोषण किया करता था। इधर जो बेटी लोग लाज के डर से और अपने पिता के एकमात्र सहारे को समझकर कुछ नहीं कहती थी और वो डरी सहमी रहती थी, वो इस बारे में कुछ कह नहीं पा रही थी। इसके बाद वो बेटी जब ये समझती है कि इसका पिता नहीं मानने वाला है, नहीं सुधरेगा, तो वो बेटी ने अपने पिता से एक दिन कहा कि पिताजी मुझे काम का ऑफर आ रहा है और मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मैं बाहर काम करूंगी। इसके बाद पिता को मन मार कर अपनी बेटी को बाहर रिश्तेदार के घर भेजना ही पड़ जाता है। लेकिन जब भी बेटी अपने घर वापस आया करती थी, तो ये जयप्रकाश अपनी बेटी के साथ जबरन जबरदस्ती किया करता था, उसके साथ जबरदस्ती रेप किया करता था। लेकिन बेटी कुछ नहीं कह पाती थी, डरी सहमी चुप रह जाती थी। और कहीं न कहीं प्रिया अपने पिता को समझती थी कि उसका पिता अकेला रहता है, उसका ख़्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस बात को सोचकर एक बेटी अपने पिता के ममत्व में, अपने पिता के प्यार के लिए वापस अपने घर पर आ जाया करती थी। और एक रोज़ 24 मई 2024 की शाम को भी यही होता है, जब प्रिया अपने शॉपिंग मॉल से काम खत्म करके अपने पिता के पास कॉल करती है और ये कहती है कि वो अपने पिता के घर आ रही है और घर पर आकर दोनों साथ में ही खाना खाएँगे, तो वो कुछ खाना बढ़ाकर बनाएँगे। इधर जब पिता जयप्रकाश ने ये सुना कि बेटी आज फिर घर आ रही है, तो वो अपनी दुकान से जल्दी ही घर लौट आता है और एक बार फिर से वो अपनी बेटी के साथ जबरन रेप करने का प्रयास करने की पूरी प्लान को तैयार कर लेता है। जैसे ही बेटी घर पहुँचती है और कुछ आराम करके अपने घर पर नहा धोकर बाहर निकलती है और पिता से खाने के लिए कहती है और ये कहती है कि चलिए खाना खा लिया जाए, तो पिता अपनी बेटी को जबरन पेट पर पटक कर उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश करने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन इस बार बेटी ने इस बात को रोकने का प्रयास किया और अपने पिता से ये कहा कि बहुत हो चुका, अब मैं इस तरीके की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी और मेरी भी शादी होने वाली है और मैं अब किसी और की पत्नी बन जाऊँगी। आप मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और इस तरीके की हरकतें आपको शोभा नहीं देती। लेकिन जयप्रकाश तो कुछ मानने ही वाला नहीं था। वो अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती किए जा रहा था। लेकिन जब बेटी प्रिया नहीं मानती है और जब जयप्रकाश ने ये देखा कि ये चिल्लाने लगी है और शोर मचाकर सबको बता देगी, तो इसके बाद जयप्रकाश ने मारे डर के अपनी ही बेटी प्रिया का गला दबाकर हत्या कर दी। जब गला दबाकर उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, तब भी इस हवसी बाप का मन नहीं भरा और इसने अपनी बेटी के साथ वही मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब शारीरिक संबंध बनाकर इस पिता का मन भर जाता है, तो इसे जेल जाने का डर और पुलिस का डर सताने लगता है। इसके बाद जब उस पिता ने ये समझा कि वो अपनी बेटी के इस जुर्म में, अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में पकड़ा जाएगा और उसे जेल हो जाएगी, तो उसने अपनी बेटी के सर को 2 टुकड़ों में काट दिया और जब उसने अपनी बेटी का सर और धड़ एक धारदार हथियार से अलग कर दिया, तो उसके बाद अपनी बेटी के दूसरे धड़ के नीचे के हिस्से को भी उसने 2 हिस्सों में काटा। और इस प्रकार से अपनी बेटी के 3 हिस्सों को करके उसने 3 बोरियों में पैक कर दिया। जब वो अपनी बेटी के शरीर के 3 हिस्से करके 3 अलग-अलग बोरियों में पैक कर देता है और उसने अपनी बेटी के शरीर से उसके कपड़े उतारे और उस कपड़े से ही उसने जो खून गिरा हुआ था, उसे अच्छी तरीके से साफ-सफाई कर ली और शांत होने के बाद वो ये सोचने लगता है कि अपनी बेटी के इस शरीर के हिस्सों को वो कहाँ फेंकेगा। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने शरीर के हिस्सों को कहाँ फेंका है, तो उसने ये बताया कि उसने रात के 2 बजे अपनी बेटी के सर को रुकवा थाने के पास फेंका था, जो कि एक झाड़ी में फेंका गया था। उसके बाद जब पुलिस ने धड़ के लिए पूछा, तो उसने ये बताया कि उसने अपनी बेटी का धड़ नवा नाले के पास फेंका है। पुलिस तुरंत उस मौके पर पहुंचती है और ये देखती है
कि नवा नाले में एक धड़ मिला है और जो 2 दिन पुराना धड़ था। उसके बाद पुलिस ने उस धड़ को बरामद कर लिया लेकिन शव का जो सिर था, पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी। उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि रात के 2 बजे उसने बेटी के शव को 2 टुकड़ों में करके 3 टुकड़ों में करके 3 अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था। इतना ही अहम सबूत होने के बाद और जयप्रकाश गुप्ता के इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद और बेटी की निशानदेही पर, बेटी की गवाही पर और दामाद की गवाही पर जयप्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से एक पवित्र बाप और बेटी के रिश्ते का बेदर्दी से खून हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में हो रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर आपको आगाह करना चाहते हैं और आपको जागरूक करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की स्टोरी पसंद आई है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।